जो लोग इन 3 पिटीशंस में पार्टी नहीं थे वो अपने घरों में बैठे, उनको सुना नहीं गया, उनकी सिलेक्शन को कोई चैलेंज नहीं था कि अगर मेरी सिलेक्शन अंडर क्लाउड नहीं है तो मेरी सिलेक्शन को कैंसिल क्यों किया गया। मुझे लगता है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट होगा जिन लोगों की सिलेक्शन क्रैश हुई है। जब तक हम इसमें एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे तो ये रिट पिटिशंस होती जाएंगी। और गांव में सबसे बड़ी अट्रैक्शन यही है, फौज ही जाना जी, बिल्कुल फौज में जाना है, ठीक है। तो ये वो बच्चे हैं जिनको जो जज्बात से भरे हुए हैं के साथ जो सियासत खेली जा रही है। मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम लीडर्स को कि जो भी इनसे बात करनी है साफ और शफाफ उनसे बात की जाए। आप उनको लॉलीपॉप मत दीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी है कुछ उनको दिलवाने की तो उनको कहिए कि हाँ जी ये चीज़ हो जाएगी। अगर नहीं हो सकती है तो आप उनको साफ कह दीजिए। मैं तो समझता हूँ कि ये प्योर एक सियासत खेलने का एक ये मुद्दा था जिसको मैं ये कहूँगा कि अल्टीमेटली विच वाज कन्वर्टेड इनटू एन ऑर्डर बाय म्यूनिसिपल वेटनरी ऑफिसर। अभी भी जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में करप्शन की जो बदबू है वो निकल रही। आप सुन के हैरान होंगे कि जम्मू में गांधीनगर में 3 फ्लोर का म्यूनिसिपल फ्लैट का किराया 900 रुपया और 40 साल की लीज डीड और 3 साल के बाद या 4 साल के बाद 10% किराया उसमें बढ़ेगा। गरीब आदमी एक दीवार खड़ी करता है, उसको रात को गिरा दिया जाता है। लेकिन आप देखिए इस वक्त भी गांधीनगर में कमर्शियल कंस्ट्रक्शन जो है रेजिडेंशियल एरिया में हो रही हैं, जहां पे लोगों ने अपने रिहायशी घरों को कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए कन्वर्ट किया है। तो क्या वहाँ सीलिंग नहीं होगी? लेकिन सीलिंग कहाँ पे होगी? सिद्रा में होगी। इन 29 में से एक ऐसा रेस्टोरेंट था ग्रैंड हिल जहाँ के 30 कनाल ज़मीन जो है इट इज़ ड्यूली ओन्ड बाय मिस्टर अब्दुल मजीद। और जिन लोगों के होते हुए ये 29 होटल्स या रेस्टोरेंट्स बने, आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? सरकार को खुल के सामने आना चाहिए। एक बड़ा मिसट्रस्ट सा डेवलप हुआ। उनका जो रोना है वो जस्टिफाइड है, उनकी जो पीड़ा है वो जस्टिफाइड है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है। मैं आपको साफ बात कहूँ, कानून ऐसा है कि सरकार पॉलिसी तब्दील कर सकती है, ठीक है। थोड़ा इशारा हाईकोर्ट से भी आया। ये जो ई ऑक्शन ऑफ ब्लॉक्स हुआ है माइनिंग में, मिनिमम जो रेवेन्यू सरकार को आया है 400 करोड़ रुपए है। हम क्यों नहीं पूछते डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग को? हम क्यों नहीं हाई कोर्ट के नोटिस में ये बात लाते कि सर मैंने 5000 रुपये में ट्राली ली है, जो ट्राली मुझे 700 रुपये मिलनी चाहिए? क्यों नहीं डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग जम्मू कश्मीर के लीडिंग न्यूज़पेपर में रेट लिस्ट क्यों नहीं छापता? मालूम सभी को है, पुलिस को भी मालूम है, जियोलॉजी एंड माइनिंग को भी है, सिविल समाज को भी मालूम है, ठीक है। मेरे जेब में से 700 रुपये की चीज़ मैं 5000 रुपये में खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ घर में ड्राइंग रूम में बैठ के विवेक भाई बात कर। नमस्कार, ऑन रिकॉर्ड के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मंदिरों के शहर जम्मू की बात करें तो यूँ तो हम सब जानते हैं कि एक संयोग ही है कि कल बैसाखी, आज और कल ही नवरात्रि और आज से माह रमज़ान की शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर के कंपोजिट कल्चर को बखूबी दर्शाता है कि हम एक मौसम में रह रहे हैं, एकजुट होकर रह रहे हैं। बेशक कुछ ताकतें एक डिवाइड पैदा करने का प्रयास करती हैं, लेकिन जम्मू का कंपोजिट कल्चर हमेशा उसको करारा जवाब देता है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय से खासकर युवाओं में एक बेचैनी महसूस हो रही है। और अगर ये कि आज कहा जाए कि युवाओं में कभी खुशी कभी गम जैसी एक फीलिंग घर कर गई है। और इसी दृष्टि से अभी हाल ही में जो प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें थी जिसको कैट ने क्वैश किया, जिसको लेकर एक बार फिर युवाओं में एक हताशा नज़र आ रही है। इसके अलावा जम्मू के लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए आज जुड़ चुके हैं सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण आवाज़ एडवोकेट शेख शकील भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू शकील भाई। जिस तरह मैंने कहा कि एक संयोग, कुदरत की तरफ से एक मैसेज भी गया है कि कंपोजिट रह कर ही आगे जा सकता है। कल बैसाखी, नवरात्रि और आज माह रमज़ान की शुरुआत एक महत्वपूर्ण इंडिकेशन ऊपर की तरफ से गई है। लेकिन युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं में कहीं ना कहीं आक्रोश, और उस कड़ी में अभी हाल ही में जो कैट की तरफ से एक लिस्ट क्वैश की गई प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स की, जो 2016 दिसंबर में ऑर्डर निकला गया था। 2019 में इसको लेकर कहीं ना कहीं कानूनी दांवपेच शुरू हुए थे और अंततः कैट की तरफ से यह आदेश निर्णय लिया गया है। किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? विवेक भाई, मुझे मौका मिला इस जजमेंट को पढ़ने का
और जजमेंट को अगर आप देखें तो जो सिलेक्शन, ये कोई 3 केसेस क्लब हुए थे, और अगर आप इसमें देखें मोस्टली 30 से लेकर 38 लड़के थे जिनकी सिलेक्शन को चैलेंज किया गया था। लेकिन जो लोग रिक्रूट हुए हैं और जो लोग अब ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद अब आप वो प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है एग्जीक्यूटिव और आर्म दोनों मिला के मुझे लगता है 750 या 700 से ऊपर है। ट्राइब्यूनल ने शायद इसमें कुछ त्रुटियां देखी होंगी, कोई रूल्स की शायद कोई कंप्लायंस नहीं थी या रिजर्व कैटेगरी में, या जो भी मैं वो जजमेंट को पढ़ा। लेकिन सिलेक्शन जो है, जो डायरेक्शन है, जो ऑपरेटिव पार्ट है, उसमें तो पूरी सिलेक्शन लिस्ट जो है उसको क्रश कर दिया गया है, उसको सेटिसाइड किया गया, और सरकार को ये कहा गया है कि वो उसको लिस्ट को रिफ्रेम करें। ठीक है, कैट एक कॉम्पिटेंट बॉडी है जो ये मामला सुन सकती थी। लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, विवेक भाई, मैं ये कहूँगा कि जो लोग कैट के सामने नहीं थे, जो लोग इन 3 पिटीशंस में पार्टी नहीं थे, वो अपने घरों में बैठे, उनको सुना नहीं गया, उनकी सिलेक्शन को कोई चैलेंज नहीं था, उनकी जो सिलेक्शन जो क्वाश की गई है, मुझे लगता है इट इज़ प्रिमा फेशियाई वायलेटिव ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। एग्जैक्ट उन लोगों का एक राइट बनता था, अगर ट्राइब्यूनल को महसूस हुआ ड्यूरिंग हियरिंग कि हाँ जी पूरी लिस्ट को क्वैश करना है, तो ट्राइब्यूनल शुड हैव फर्स्ट क्वाश्ड दिस, ये जो 37 या 38 जिनकी एक्स फेशियाई उनको लगा कि ये वायलेटिव है, तो फिर उनको नोटिस जारी करना था जो बाकी कैंडिडेट्स हैं कि क्यों ना आपकी सिलेक्शन भी क्यों ना हम क्वैश करें, या आपको क्यों ना सुना जाए क्वैश करने से पहले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मामला जो है आप देखेंगे 750-800 लोग हैं और ट्रेनिंग उनकी हो चुकी है, उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए उनकी ट्रेनिंग पे, उनकी सिलेक्शन पे खर्च किया गया है। और आपको मालूम है कि सेंसिटिव ड्यूटी है, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ के ऊपर हमारे ये नौजवान साथी हैं। तो सरकार या PHQ या होम डिपार्टमेंट, मुझे लगता है दे मस्ट बी प्रिपेयरिंग ए रिट पिटीशन फॉर दी हाई कोर्ट कि ये मामला जो है हाई कोर्ट में इसको असर नो सुना जाए, और जो भी ग्राउंड्स अवेल, जिस तरह मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको कहा कि मुझे ये नज़र आया कि अगर मेरी सिलेक्शन अंडर क्लाउड नहीं है तो मेरी सिलेक्शन को कैंसिल क्यों किया गया। मुझे लगता है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट होगा जिन लोगों की सिलेक्शन क्वैश हुई है। अल्टीमेटली ये हमारा जो जुडिशल स्ट्रक्चर है, हर एक को राइट है कोर्ट में जाने का, अपनी बात रखने का। तो मुझे लगता है ये मामला बड़ी जल्दी आप देखेंगे हाई कोर्ट में पहुंच जाएगा। शेखर भाई, जैसे आपने कहा कि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, और जो युवक युवतियां सिलेक्ट होके गई हैं, प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर का काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनको, और ऐसे कई युवा जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरियों का, खासकर पुलिस के लिए, उनको ये फीलर ये गया है कि मजाक उनके साथ कभी भी हो सकता है। क्या इस तरह की जो कोशिशें, जिस तरह आपने कहा कि उनको अगर पहले ही सुन लिया जाता या उनके पास मौका फराहम किया जाता, तो इस तरह के एक क्रूल जोक्स कह सकते हैं कि ऐसे ना हो? आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि हमारे कंट्री में जुडिशल डिटर्मिनेशन की कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। देखिए, कोई भी शख्स जो है, अदालतें खुली हैं, आपका फंडामेंटल राइट, आपको लगता है कि आप काबिल तरीन थे, आप सिलेक्शन जोन में होने चाहिए थे। एक तो हमारे जो सिलेक्शन के जो मामलात हैं, हम इतना छुप छुप के चलते हैं, जबकि हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए, मैक्सिमम जो हाई कोर्ट में रिट पिटीशंस हैं या जो कैट में जो मामला जो ट्रांसफ़र भी हुए हैं, आप देखेंगे सिलेक्शंस जो हैं, प्रमोशंस जो हैं, वो अंडर चैलेंज है, क्योंकि विश्वास ही नहीं है किसी भी कैंडिडेट को। उसको लगता है मैंने पेपर अच्छा किया था, मुझे मार्क्स कम मिले हैं। तो सिस्टम ऐसा सेट करना चाहिए, मुझे लगता है कि आप अगर पेपर दे के आए हैं तो कार्बन कापी आपके साथ होनी चाहिए, और दूसरे दिन जो की है वो रियासत की तमाम लीडिंग न्यूज़पेपर में होनी चाहिए। आपको विश्वास हो जाए ताकि भाई मेरे इतने मार्क्स बनते थे, मेरा ये सवाल गलत है, इसका ये जवाब है। तो जब तक विवेक भाई
हम इस किस्म के सिलेक्शन प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम इसमें एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, तो ये रिट पिटिशंस होती जाएंगी और ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। अब देखिए, अब जो लोग 16 में जिन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, वो 21 में आके ट्राइब्यूनल ने उनको घर का रास्ता दिखाया है, ठीक है। तो ये सारी जो पिटिशंस हैं, अब देखिए हाई कोर्ट के जो हमारे रूल्स हैं वो बात करते हैं 4 हफ्ते या 3 हफ्ते का काउंटर एफिडेविट का टाइम देना, फिर उसके बाद आपने पिटिशन को सुनना है। लेकिन 5-5 साल जहाँ सरकार का अपना इंटरेस्ट होता है मामलों को डिले करने का, उसमें जवाब आता ही नहीं है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी ये लोग मांगते हैं, एंड समटाइम्स कोर्ट इज़ आल्सो लिबरल, मौके पे मौका दिया जाता है। लेकिन जहाँ सरकार इंटरेस्टेड होती है वहाँ तो अभी जस्ट पिटीशन फाइल होती है, अभी नोटिस भी नहीं इशू होता, उसमें जवाब आ जाता है सरकार की ओर से। तो एक जो सरकार की जो लिटिगेशन पॉलिसी है, पॉलिसी तो है, लेकिन वो पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होती है तो वो बड़ी सिलेक्टिव इम्प्लीमेंट होती है। आप देखिए 5 साल लग गए, और 5 साल के बाद आप देखिए इनमें से कई लड़के ऐसे होंगे जो अब ओवर एज भी होंगे, ठीक है। वो दूसरी बात है कि अब मेरिट्स डी मेरिट्स इस केस के क्या हैं, इसको अल्टीमेटली हाई कोर्ट टेक्स इट, ठीक है। राइट है लोगों का हाई कोर्ट में जाना जिनकी सिलेक्शन क्रैश हुई है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब तक हम अपनी रिक्रूटमेंट्स में, हम अपनी एम्प्लॉयमेंट में एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, तब तक ये मामला इसी तरह बढ़ते रहेंगे और चलते रहेंगे। चलो भाई, जैसे आपने कहा कि जो हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। एक इस वक्त केस और भी जम्मू शहर में इस वक्त गर्म है। लगभग 3 महीने का अर्सा हो गया BSF CISF के एस्पिरेंट्स, जिनको एक एश्योरेंस भाजपा के लीडर्स ने दिया था कि आप DDC इलेक्शंस में उनको वोट दीजिए या दिलवाइए तो उनकी जो है लिस्ट को बढ़ा दिया जाएगा। क्या कहेंगे, क्या एक ह्यूमन जस्टिस की अगर हम बात करें, क्योंकि एक ह्यूमन एंगल से भी इसको देखा जाए, क्या कहेंगे? एक तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए जी। मुझे याद है विवेक भाई, मुफ्ती मोहम्मद सईद हमारे बड़े टाल लीडर थे, तो अभी वो चीफ मिनिस्टर बने भी नहीं थे। तो कई बार हमने देखा उनकी रिहाइश के बाद उन्होंने लिखा होता था कि नौकरियों के लिए राब्ता मत करें, इंटरव्यूज़ के लिए राब्ता मत कायम करें, ठीक है। आपको 125 करोड़ लोग जो हैं उनकी एस्पिरेशंस पे पूरा उतरता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा, आप रिक्रूटमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में ऐसे यार्डस्टिक्स, ऐसे पैरामीटर तय करें कि किसी को कोई भी शक या शुबे का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी बात, आप इसके ऊपर सियासत मत खेलिए कि हमने आपको नौकरियां दी। आप देखिए, जब से यूटी बनी है, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो टाल लीडर्स हैं वो कहते हैं कि बस डोमिसाइल की बात थी, डोमिसाइल आया तो अब नौकरियां आएंगी, ठीक है। और ख़ास तौर पर अगर जिस तरफ आपने इशारा किया है, CISF या BSF, ये हमारे समाज के वो बच्चे हैं, कोई आरसपुरा से हैं, मोस्टली हमारे जो गांव हैं ये हमारे बच्चे वहीं से हैं। और आजकल आप देखेंगे कि आप शहर से कहीं थोड़ा सा अगर बाहर निकल जाएं तो आप देखेंगे सड़क के ऊपर बच्चे दौड़ लगा रहे होते हैं। ये बच्चे गर्मियों में, सर्दियों में 20-20, 25-25 किलोमीटर जिसे कहते हैं मेहनत करते हैं, अपना स्टेमिना बनाते हैं, ठीक है। और गांव में सबसे बड़ी अट्रैक्शन यही है, फौज जाना जी, बिल्कुल फौज में जाना है, ठीक है। तो ये वो बच्चे हैं जिनको जो जज्बात से भरे हुए हैं। आपको पता है एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज सिवाय फौज के हमारे गाँव के बच्चों के लिए है नहीं। मैट्रिक किया, 11th की, 12th की, तो सबसे बड़ी यही अट्रैक्शन है कि हाँ जी, क्योंकि हमारे गांव में मैक्सिमम आप देखेंगे फौज से एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड है, तो ये बच्चे जो उनको देखते हैं तो उस माहौल से वो अट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से इन बच्चों के साथ मैं ये समझता हूँ कि इनके साथ जो सियासत खेली जा रही है, मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम लीडर्स को कि जो भी इनसे बात करनी है साफ़ और शफाफ उनसे बात की जाए। आप उनको लॉलीपॉप मत दीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी है कुछ उनको दिलवाने की तो उनको कहिए कि हाँ जी ये चीज़ हो जाएगी। अगर नहीं हो सकती है तो आप उनको साफ कह दीजिए, स्पष्ट कह दीजिए कि नहीं भाई ये काम नहीं हो सकता, हमारे पास इतनी वैकेंसीज थी, उनके अगेंस्ट सिलेक्शन हो चुकी है, आप प्लीज़ अगली भर्ती का आप इंतज़ार कीजिए। लेकिन आप पहले आश्वासन देते हैं, आश्वासन देने के बाद जिसे कहते हैं कि उनको भी एक उम्मीद जाग जाती है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता रहा है, मैं आपको बताऊँगा, यहाँ 15-15 साल
हमारे जो इंजीनियर्स थे, जो कंट्रेक्चुअल थे, वो 15-15, 20-20 साल धरनों पे बैठे हैं और फिर उसके बाद उनकी रेगुलराइजेशंस हुई हैं। इसी तरह लेक्चरर्स की भी हुई हैं, डेंटल सर्जन्स की भी हुई हैं। तो वो माहौल ही यहाँ पे, कंपटीशन का माहौल यहाँ पे बना ही नहीं, जिसे कहते हैं, हमने उसको पनपने नहीं दिया है। तो आप एक स्टैंड लीजिए, जिसे कहते हैं क्लैरिटी के साथ कि भाई नहीं, हमारे पास इतनी वैकेंसीज थी, वो फिल हो चुकी हैं, अब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, आप दोबारा कोशिश कीजिए और मेरिट में आइए। लेकिन ऐसी तो कोई बात यहाँ पे करता नहीं, बात करता भी नहीं है और उनसे बात करने से कतराते भी हैं। सबसे जो ब्लंट अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बात करने की अगर आश्वासन भी दिया जाए, सही ढंग से उनको अगर गाइड भी किया जाए, तो शायद ये मसला कहीं ना कहीं हल होता नज़र आएगा। आशिक भाई, एक महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि शुरुआत में जिस तरह मैंने कहा कि कंपोजिट कल्चर, संयोग, बैसाखी, नवरात्रि और माह रमज़ान इकट्ठे एक दिन के अंतर में आ रहे हैं। लेकिन नवरात्रों से शुरू होने से पहले जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक ऑर्डर आता है कि इन 9 दिनों में जम्मू शहर में मीट की दुकानें बंद रहेंगी और आम जनता को, चाहे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट की, चाहे हिंदू मुसलमान हो, कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक ये भी भ्रांति आई कि एक तुगलकी फरमान। क्या कहेंगे? देखिए भाई, इस शहर में रहते 40-50 साल हो गए हैं और मुझे लगता नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में इस किस्म का शहर होगा जहाँ मंदिर भी हैं, मस्जिदें भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, गिरजाघर भी हैं, ठीक है। और सभी, मैं ये कहूँगा कि हम सभी लोग मिल के फेस्टिवल्स मनाते हैं। जी, आप देखिए, झांकी होती है कृष्ण जन्माष्टमी की जम्मू में, तो राजेंद्र बाज़ार से होते हुए जुलूस शहीदी चौक से होते हुए रघुनाथ मंदिर दोबारा वापस जाता है और आप देखते हैं तालाब खटीका से हमारे मुस्लिम भाई सड़क पर खड़े होते हैं, फूलों की पत्तियां की बरसात करते हैं अपने हिंदू भाइयों के ऊपर, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने देखा हमारे यहाँ हिस्टोरिक ये अलम का जुलूस निकलता है, ताज़िए का जुलूस पीर मिठा से हमारे जो शिया भाई हैं वो निकालते हैं और वो करबला तक जाता है। पूरे रास्ते में आप देखिए हमारे हिंदू और जो सिख भाई हैं उन्होंने शबील लगाई होती है, रूह अफ़ज़ा होता है, और वो जो आपने देखा होगा कि जो जुलूस निकलता है उसकी जो बरक़ात हैं, उसका जो आशीर्वाद है वो सभी लोग लेते हैं। हमारी माएँ बहनें वो जो दिया होता है उसको लेकर वहाँ पे घंटों इंतज़ार करती हैं। इस किस्म का हमारा कल्चर है। आप देख लीजिए, सुबह अज़ान की आवाज़ें गूंजती हैं, भजन जो हैं वो मंदिरों से चलते हैं, गुरुद्वारे से आप कीर्तन की आवाज़ सुनते हैं। इस किस्म का रूहानियत का माहौल इस शहर में है और पहली दफ़ा ये इस किस्म का आर्डर निकला है। और देखिए, बड़ी मज़ेदार बात, ये आज से नहीं हो रहा, आप पिछले 5-10 सालों से देखेंगे कि हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जैसे मतलब हमारे मैं ये कहूँगा कि देवी देवता हमारे पैगंबर कहीं इकट्ठे बैठ के मीटिंग करके ये डेट्स जो है फिक्स कर रहे हैं, इसे कहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ ज़मीन पे उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। और मैं तो समझता हूँ कि ये प्योर एक सियासत खेलने का एक ये मुद्दा था, जिसको मैं ये कहूँगा कि अल्टीमेटली विच वाज कन्वर्टेड इनटू एन ऑर्डर बाय म्यूनिसिपल वेटनरी ऑफिसर। जम्मू शहर में आप देख लीजिए, और इसको लागू किया गया जम्मू की म्यूनिसिपल हदूद के अंदर ही, ठीक है। आपने देखा रिएक्शन हुआ, लोगों ने बड़े आराम से, आपने देखिए जम्मू से आवाज़ें उठी, इवन मैंने भी बात की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। नवरात्रों की एक अपनी आस्था है और माह रमज़ान की एक अपनी फजीलत है, जो भी है। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि अगर नवरात्राज हैं तो किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू भाई को दिखा के मीट खाना है, जिसे कहते हैं, ठीक है। ऐसी यहाँ जम्मू में कभी ऐसी नौबत नहीं आई है। और जहाँ तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, दे कैन हैव देयर रेगुलेटरी प्रोविजंस। जिस तरह अब इन्होंने कहा कि आप इसको बापर्दा रखिए, मीट को आप टिंटेड ग्लासेस रखिए, इट इज़ हाईली अप्रिशिएबल। लेकिन जिस तरीके से ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि 9 दिन 10 दिन जो है वो स्लॉटर हाउसेस बंद रहेंगे, फिर उसके बाद मीट की दुकानें बंद रहेंगी, मुझे लगता है कि इट हैज़ सेंट अ सिग्नल कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए बैन कल्चर। और जहाँ जहाँ ये बैन लगे हैं विवेक भाई, वहाँ पे सोसाइटी ने ग्रो नहीं किया है। और दूसरी बात ये आ गई कि आज देखिए, कल को अब माह रमज़ान आ रहा है, ठीक है, तो कल को मुस्लिम समुदाय से कोई उठ जाए कि नहीं जी, जम्मू में तमाम लिकर वेंट्स और जो बार्स हैं आप उनको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा बाबरकत महीना है,
ठीक है, तो इसमें आप शराब की दुकानें बंद कर दीजिए, आप बार्स बंद, तो हमने अल्टीमेटली रुकना कहाँ है इसमें, हम कहीं नहीं रुक पाएंगे। देखिए, तो आप देखिए, चाहे श्रीनगर है चाहे जम्मू है, माह रमज़ान में भी दिन को भी होटल्स खुले होते हैं, हमारे जो मुस्लिम होटल्स हैं। क्यों? कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहेंगे कि टोटली टी स्टॉल भी बंद कर दीजिए, आप खाने के जितने फूड पॉइंट हैं उसको आप बंद कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ इस किस्म के आर्डर्स इशू हुए हैं, अल्टीमेटली वहाँ की सोसाइटी ने ग्रो नहीं किया है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बेटर सेंस प्रिवेल्ड, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उन्होंने इस आर्डर को मॉडिफाई किया और 4 या 5 लोकेलिटीज़ हैं उनको रिलैक्सेशन दी है। हालांकि ये रिलैक्सेशन मैं समझता हूँ पूरे शहर के लिए होनी चाहिए थी। अब देखिए, जानीपुर में नहीं है, चिनौर में नहीं है, बन तालाब में नहीं है, अच्छा ये उस्ताद मोहल्ले में नहीं है, तो तालाब खटीका है, गुजरनगर है, बठिंडी, सुंजवा और सरवाल। तो आप देखिए, शहर में चारों तरफ मुस्लिम बस्तियां हैं, तो लोग परेशान भी हैं। माह रमज़ान है, किसी ने न्याज देनी है, कोई ख़त्म शरीफ है, कोई ना किसी मकसद के लिए किसी न किसी को, क्योंकि फूड है, किसी की चॉइस है, कोई खाता है कोई नहीं खाता। लेकिन ये जो हमने राइडर लगा दिया कि गोश्त मिलेगा नहीं, तो इसके ऊपर मुझे लगता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को फर्दर एक कॉरिजेंडम निकालना चाहिए। जिन बस्तियों को छोड़ दिया है वहाँ पे भी उनको इजाज़त होनी चाहिए। अब एक शख्स पहले जानीपुर से उठेगा, वो पहले तालाब खटीका जाएगा, और आपको मालूम है ट्रैफिक कितना है, सब सारे मामला था, और ऊपर से उसने रोज़ा रखा हुआ है। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मैं ये कहूँगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ख्वाब होना चाहिए जम्मू को स्मार्ट सिटी कैसे बनाना है, जम्मू से हमने गंदगी कैसे हटानी है, इस शहर को हमने मिसाली कैसे बनाना है, हमने अपनी शहर की रैंकिंग को कैसे आगे बढ़ाना है, हमने अपनी सोच को कहाँ पे ले जाना है। लेकिन अगर इस किस्म के मैं कहूँगा कि अगर हम आर्डर्स पास करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि एक तो हमारी ये सोच दर्शाती है, और दूसरा हम पहुँचेंगे कहाँ अल्टीमेटली। महत्वपूर्ण चीज़ आपने बात की है कि हम पहुँचेंगे कहाँ, और आपने एक इशारा दिया स्मार्ट सिटी, और जम्मू स्मार्ट सिटी के नाम पर जो होर्डिंग्स लग रही हैं और होर्डिंग्स के नीचे गंदगी के ढेर हैं, आज सिविल सोसाइटी की यही आवाज़ है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर फंड्स की कहीं ना कहीं मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है। जीएमसी के खुद अंदर जो आईसी एक्टिविटी का करोड़ों का घोटाला या टेंडर्स की बात है, वहाँ के कॉरपोरेटर ये मानते हैं कि आईसी के नाम पर जो नुक्कड़ नाटक या कार्यक्रम जो हो रहे हैं सिर्फ कागजों में हैं, और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो भी हस्ताक्षर करें, साइन करें कि उनके ही वार्ड में फलाने दिन ये कार्यक्रम हुआ है। अमित गुप्ता कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 19, उन्होंने मेयर के खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि पिछले वर्ष 3 दिन कोई 24 लाख रुपए खर्च हुए थे आईसी एक्टिविटी पे, जब पूरे भारतवर्ष, पूरा जम्मू बंद था। क्या कहेंगे? देखिए विवेक भाई, मैं अभी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वर्किंग जो है, आई थिंक देयर इज़ नीड टू इम्प्रूव ए लॉट बाय जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इस पर कोई शक नहीं है कि एक डायनेमिक आईएएस ऑफिसर जो हैं वो वहाँ पे कमिश्नर है। शी इज़ अपराइट ऑफिसर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और स्मार्ट सिटी भी वही एक्ट कर रही है, और वही एक्ट कर रही हैं। मैं मैडम अवनी लवासा को ना जम्मू के सिविल समाज की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, लेकिन अब आपको हमारी एक्सपेक्टेशंस पे भी पूरा उतरना है। जो आपकी छवि है, मुझे मालूम है कि जो सियासी पॉलिटिकल जो प्रेशर है, अब जैसे यही मीट के मुतल्लिक ही, इट वाज नॉट द डिसीजन ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर, इट वाज ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय द हाउस, यूनानिमस रेजोल्यूशन थी, माइनस 1-2 कॉरपोरेटर को छोड़कर। लेकिन जिस तरफ विवेक भाई आप इशारा दे रहे हैं, अभी भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में करप्शन की जो बदबू है वो निकल रही है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी एक फ़ैसला सुरक्षित हुआ है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। एक हमने जनहित याचिका यहाँ से की थी, इर्तज़ा मुश्ताक वर्सेस जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें हमने ये कहा था कि जो गांधीनगर में 8 म्यूनसिपल फ्लैट्स हैं, जो कि करोड़ों रुपए का असासा है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, उसको इन्होंने पिक एंड चूज़ बेसिस पे अपने ऑफिसर्स जो कि रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको, और कुछ प्रोमिनेंट सोशल पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को अलॉट किए। आप सुन के हैरान होंगे कि जम्मू में गांधीनगर में 3 फ्लोर का म्यूनसिपल फ्लैट का किराया 900 रुपया, और
40 साल की लीज डीड और 3 साल के बाद या 4 साल के बाद 10% किराया उसमें बढ़ेगा। तो हमने इसको चैलेंज किया कि ये टोटल आर्बिट्रेरी है और ये जो म्यूनिसिपल एसेट्स हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल, ये स्टेट लार्जेस्ट है, इसको आप इस तरह पिक एंड चूज़ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको कहूँगा कि कैटल पाउंड गांधीनगर का, जहाँ पे हमारे ये लावारिस जानवरों को रखना था, कैटल पाउंड को कन्वर्ट किया गया इन ए फ्लैट। 31 लाख रुपया उसकी रेनोवेशन पे खर्च किया गया और जॉइंट कमिश्नर एडम श्री RS जम्वाल, जो कि एट दी वर्ज ऑफ रिटायरमेंट थे, उनको भी अलॉट कर दिया गया ऑन दी एनोलॉजी ऑफ श्री जीतलाल गुप्ता। अब देखिए गुप्ता साहब कब से रिटायर हुए हैं, हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। लेकिन ये मामला हम बात इसलिए करते हैं ताकि अब हमने जो पहले कर लिया, काफ़ी पानी जिसे कहते हैं विवेक भाई झेलम में और चिनाब में बह चुका है। लेकिन जब अब हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, जब सरकार बार बार कहती थी कि अगर हमने यूटी कन्वर्ट किया, एक तो यहाँ भ्रष्टाचार है और दूसरा यहाँ पे आतंकवाद है, तो अब हम भ्रष्टाचार से ऊपर तो उठें। वही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आज भी आप देखिए गरीब आदमी एक दीवार खड़ी करता है, उसको रात को गिरा दिया जाता है। लेकिन आप देखिए इस वक्त भी गांधीनगर में कमर्शियल कंस्ट्रक्शन जो हैं रेजिडेंशियल एरिया में हो रही हैं और वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने और इनकी खिलाफ वर्जी विंग ने आंखें बंद की हुई हैं। हम बार बार कहते हैं। और अब मज़ेदार बात देखिए कि मैंने खुद मैडम अबनी लवासा का बयान सुना, उन्होंने खुद कहा कि ये 600 एस्टैब्लिशमेंट्स हैं गांधीनगर में, शास्त्री नगर में, छन्नी में, जहाँ पे लोगों ने अपने रिहायशी घरों को कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए कन्वर्ट किया है। तो क्या वहाँ सीलिंग नहीं होगी? लेकिन सीलिंग कहाँ पे होगी? सिद्रा में होगी। 29 एस्टैब्लिशमेंट्स बिल्कुल बिना ऑर्डर के पहले बंद कर दी गई। पहले उनको बुलाया पुलिस स्टेशन और कहा कि आज आप अपने होटल्स रेस्टोरेंट्स बंद कर दीजिए। मैं कहता हूं कि कानून बराबर क्यों नहीं, मैं बार बार कहता हूं अगर आप कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इट शुड बी इक्वल टू ऑल। हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं भारतीय संविधान की, राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। वहाँ 29 रेस्टोरेंट बाय वन स्ट्रोक ऑफ पेन आपने बंद कर दीजिए। और देखिए इन 29 में से एक ऐसा रेस्टोरेंट था ग्रैंड हिल, जहाँ के 30 कनाल ज़मीन जो है इट इज़ ड्यूली ओन्ड बाय मिस्टर अब्दुल मजीद। और आप हैरान होंगे कि ग्रैंड हिल को क्यों बंद किया गया? कहा जी आपके पास ईटरी का लाइसेंस नहीं है। ठीक है, आप पूरे जम्मू में चेक कीजिए ना ईटरी के लाइसेंस किसके पास है और किसके पास हैं और किसके पास नहीं है। लेकिन जब आपने फैसला कर लिया कि आपने सिद्रा रोड के ऊपर या महामाया के पास जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं आपने बंद करने हैं, आपने कहा कि वहाँ पे ड्रग्स चलती हैं, तो आप समाज को बताइए ना आपने कितने पर्चे NDPS के तहत आपने रजिस्टर किए, कितनी ड्रग्स, कितनी हीरोइन, कितना चिट्टा जो है वो वहाँ से बरामद हुआ। लेकिन आपने जिस तरीके से आप उन लोगों की भी बात सुनी, वो भी लोग कहते हैं ओवरनाइट ये 29 रेस्टोरेंट्स विवेक भाई नहीं बन गए। मैं आपसे साफ बात कहना चाहता हूँ, जब ये रेस्टोरेंट्स बने हैं उस वक्त भी नाइट कंस्ट्रक्शन के पूरा म्यूनसिपैलिटी ने, पुलिस ने और तमाम एजेंसीज ने, इंक्लूडिंग मैं ये कहूँगा कि JDA की खिलाफ वर्जी टीम्स ने। आप मुझे बताइए कि जिन लोगों की वहाँ पे उस टाइम ड्यूटी थी और जिन लोगों के होते हुए ये 29 होटल्स या रेस्टोरेंट्स बने, आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? आपने समाज को बताया कि ये कौन कौन से खिलाफ वर्जी ऑफिसर्स थे, कौन था चीफ खिलाफ वर्जी ऑफिसर, और उस वक्त वाइस चेयरमैन JDA कौन था, उस टाइम तहसीलदार कौन था, उस टाइम नायब तहसीलदार कौन था, उस टाइम क्यों आंखें बंद थी? ठीक है, तो ये जो सिलेक्टिव किलिंग है एट दी बिहेस्ट ऑफ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मैं इसको कंडेम करता हूँ। और जिस तरफ आपने इशारा किया है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो कॉरपोरेशन है वहाँ पे मेजॉरिटी आपको मालूम है किस पार्टी की है, लेकिन फिर भी मैं सलाम पेश करता हूँ। आपने इशारा दिया अमित गुप्ता जी, इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर हैं, शायद जीवल और वेयर हाउस शायद उसी इलाके से हैं, पूरा एरिया उनका है। तो इश्यूज़ वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के उठाते रहते हैं। और इसी तरह मैं अपने तमाम भाइयों को, अब देखिए जैसे
कारपोरेटर थी वार्ड नंबर 71 से शमा बेगम, जिन्होंने कॉरपोरेशन के हाउस में ये कहा, ये जो मीट का बैन लगाया, उन्होंने उस वक्त भी आवाज़ उठाई। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि फिर भी आवाज़ें उठ रही हैं। और मुझे एक मैं बड़ा पुरुउम्मीद हूँ विवेक भाई, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि म्यूनसिपल एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी चाहिए। मुझे लगता है एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट विद इन फ्यू डेज़ आप देखेंगे, वो जजमेंट आएगी जिसके ऊपर आप खुद सोचेंगे। और मैं जम्मू की समाज के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे फाजल दोस्त जो कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ओपन कोर्ट में ये कहा चीफ जस्टिस साहब को, पंकज मित्तल साहब की अदालत में, कि जनाब ये सारे मामले में गड़बड़ हुई है। आई रियली सल्यूट फॉर देयर वेरी फेयर स्टैंड कि जनाब गलत हुआ है। हम क्यों ना माने, जहाँ मैं गलत हूँ मैं आपसे क्यों ना तस्लीम करूँ कि मैं गलत हूँ। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कि हम इंस्टेड ऑफ रेकिंग इररेलेवेंट इश्यूज, इस शहर को खूबसूरत कैसे बनाना है, इस शहर का जो प्लूरल कल्चर है उसको हमने प्रमोट कैसे करना है। अगर आप देखिए, बिल्कुल जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ गुम्मट का पीर बाबा हिस्टोरिक पीर बाबा है। जब आप इस किस्म के आर्डर पास कर रहे हैं वहाँ से 100 मीटर दूर, वो ज़ियारत भी क्या कहती होगी कि मैं इस शहर का कल्चर क्या है, इस शहर की रवायात क्या हैं, और सोचना चाहिए इसके ऊपर। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज आप देखिए, मुझे सुबह मैं अभी आपको बताऊंगा, एक साथी जानीपुर से फ़ोन कर रहे थे कि लोग परेशान हैं, वहाँ मीट की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मैं भी हैरान हो रहा था। मैंने उनको ये कहा, मैंने उनको ये आर्डर भेजा, मैंने कहा आप कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करें कि इसको फर्दर एरियाज़ में भी एक्सटेंड किया जाए। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए विवेक भाई, बीइंग सिटीजन्स ऑफ दिस हिस्टोरिक सिटी ऑफ टेम्पल्स जिसको हम कहते हैं, कि हमने अपना भाईचारा कैसे आगे बढ़ाना है। और हमने बात करते हैं कि हमने ये यूटी बनानी है चंडीगढ़ के लेवल की। हम चंडीगढ़ के लेवल पर कब पहुंचेंगे? आप चंडीगढ़ में देखिए, अगर आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में घुसते हैं तो आपको फील आता है कि आप एक रेजिडेंशियल एरिया में। शकील भाई, यूटी चंडीगढ़ के लेवल के बना रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है क्योंकि एक्साइज पॉलिसी भी आ चुकी है। नहीं जी कल ओपनली उन्होंने बोला कि ये लिकर माफिया को प्रमोट किया जा रहा है, जो जम्मू वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन है। क्या कहेंगे? वो भी धरने पे आ गए हैं। देखिए विवेक भाई, कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आप देखिए, इस शहर में ओपन लोग बातें करते हैं, इसमें फलां पॉन्टी चड्डा के बच्चों का इंटरेस्ट है, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। कोई कहता है फलां मिनिस्टर का बेटा, ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स, उसको फ़ायदा हो रहा है। कहने की ये बात है, मुझे लगता है कि सरकार को खुल के सामने आना चाहिए। एक बड़ा मिसट्रस्ट सा डेवलप हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो लोगों के सेटल्ड बिजनेस हैं, जिन लोगों के 30 सालों से 40 सालों से जो सेटल्ड बिजनेस हैं, अगर आप कोई पॉलिसी में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो आपके पास बीइंग ए वेलफेयर स्टेट एक रिहैबिलिटेशन प्लान होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, ठीक है। या आप कोई ना कोई कंसेशन, वो लोग डिज़र्व करते हैं। तो एक भाई, जो लोग, आप देखिए, आप पीएससी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर आपने कंट्रैक्चुअल पहले 2 साल 4 साल 6 साल किसी कॉलेज में काम किया तो आपको उसके एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलते हैं। ये लोग पिछले 30 सालों से 40 सालों से इस ट्रेड में हैं। आपने ओवरनाइट से, कहते हैं, इनको आपने बेरोज़गार कर दिया है। उनका जो रोना है वो जस्टिफाइड है, उनकी जो पीड़ा है वो जस्टिफाइड है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है। मैं आपको साफ बात कहूँगा। और कानून ऐसा है कि सरकार पॉलिसी तब्दील कर सकती है, ठीक है। थोड़ा इशारा हाई कोर्ट से भी आया, लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि बीइंग ए वेलफेयर स्टेट, सरकार अगर इसी तरह, जो सरकार के रिसोर्सेज हैं, इसी तरह आप लोगों से छीन के, अब देखिए जम्मू में कुछ 550 के करीब म्यूनिसिपल शॉप्स हैं, 30 के करीब गैरेजेस हैं और 161 के करीब फ्लैट्स हैं। अब वो पुराने भी कुछ लोगों को अलाटेड हैं। हमने सिर्फ चैलेंज किया था 8 लोगों का, सिर्फ गांधीनगर का, ठीक है। लेकिन अब आप बाय वन स्ट्रोक ऑफ पेन, एक शख्स जो पिछले 50 सालों से या 1970 से दुकान कर रहा है, छोटी सी दुकान, और जिसका किराया 100 रुपये है, आप उसको कहें कि कल शाम तक इसको आप खाली कर दीजिए क्योंकि अब हमने इसको ऑक्शन करना है।
मैं कहूँगा ये टोटल अनजस्टिफाइड होगा। हालांकि PIL मैंने की हुई है। क्यों? मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। वो शख्स जो 40 साल से दुकान कर रहा है, आप उसके साथ नई टर्म्स एंड कंडीशन सेटल कर सकते हैं। आप उसको कहिए हम आपसे जो मार्केट रेंट है वो लेंगे, आप हमारे साथ नया एग्रीमेंट कीजिए। लेकिन जिस तरीके से इन 250, 300 या जितने भी ये वाइन ट्रेडर्स हैं, द वे यू हैव ट्रीटेड देम बीइंग ए वेलफेयर स्टेट, मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो सरकार है इसको सीरियसली सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम इंटरेस्ट किसका सर्व कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी ये हमें रेवेन्यू कम देते हैं, तो आप इनसे रेवेन्यू की मोडेलिटीज़ जो हैं वो तय कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ माइनिंग के जो ब्लॉक्स पहले जो लीज पे जाते थे, या सरकार को कोई 40 करोड़ के करीब सालाना रेवेन्यू आता था, 40 करोड़ जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को। विवेक भाई, जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं, ये जो ऑक्शन ऑफ ब्लॉक्स हुआ है माइनिंग में, मिनिमम जो रेवेन्यू सरकार को आया है 400 करोड़ रुपए है। इसका एक ये भी पहलू है इस बात का, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको ये भी नहीं लगना चाहिए कि दैट आई एम एम्बेसडर, आई एम मेरे अंदर एक जो रैशनैलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। मुझे पूरी हमदर्दी है वाइन ट्रेडर से। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि जितना रेवेन्यू आना चाहिए, क्योंकि देखिए रेवेन्यू आएगा तो आगे हमारी डेवलपमेंट भी होगी। फिर भाई, लेकिन आपने ऑक्शन की बात की, माइनिंग ब्लॉक की, और जिसने भी ऑक्शन में वो ब्लॉक खरीदा होगा उसके वो रेट लोगों से क्या लेगा, और जो छोटे मोटे लोग हैं जिन्होंने हाउसिंग लोन लेकर या फिर अपने जमा पूंजी से मकान बनाना होगा, आज वहीं सैंड की या फिर हम बजरी की बात करें, उसके रेट कितने एग्जॉर्बेंट हो गए हैं, पहुँच से दूर नज़र आ रहे हैं। विवेक भाई, कसूर किसका है आप मुझे बताइए। मुझे लगता है कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं। कई बार मैंने आपके साथ सैंड माफिया, माइनिंग माफिया के ऊपर हमने बात की है, और बड़ा मजबूर होकर हमने पुलिस की वर्किंग के ऊपर भी उंगलियां उठाई हैं। ठीक है, आप बखूबी वाकिफ़ हैं। 700 रुपये की ट्राली जो रेत की थी, आज उसका रेट क्या है? ये रेगुलेट किसने करना है? आंखें कहाँ पे बंद है? आप मुझे एक चीज़ बताइए ना। मैं रात को किसी फंक्शन से लेट आया, मैंने शहर में खुलेआम रात को 12, साढ़े 12 बजे रेत के जो ट्राले हैं, जो ट्रालीज़ हैं, उनको चलते हुए देखा। आंखें किसने बंद की है? अगर कर्फ्यू की इतनी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट है विवेक भाई, एंड आई रियली सल्यूट जम्मू पुलिस दिस टाइम, ये कर्फ्यू स्ट्रिक्ट है। 10 बजे के बाद हर चौक पे पुलिस है, नाके बड़े मजबूत हैं। नो डाउट आपको प्यार से, अदब से पूछा जाता है आप कहाँ जा रहे हैं, क्या है, लेकिन मैंने नेशनल हाईवे पे भी देखा है कि बड़ी रिस्ट्रिक्टेड ट्रैफिक है। इसके बावजूद भी हाई कोर्ट के खंडपीठ का आर्डर है, उसके बावजूद भी माइनिंग हो रही है। ठीक है, और सरकार को मालूम है कि 700 रुपये की ट्राली जो है वो 5000 रुपये में जा रही है, 7000 रुपये में जा रही है, लेकिन कोई बात ही नहीं सुनता। ठीक है, इसके ऊपर कोई चर्चा समाज में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी वो हालत हो गई है कि पहले 32 रुपये लीटर तेल था, आज 88 या 90 रुपये पहुँचा है। हम कहते हैं फिर क्या हो गया, अगर 150 रुपये भी कीमत होगी हमने तो डालना ही डाल। ठीक है, समाज रिएक्ट क्यों नहीं करता? मुझे बताइए, जब मैं 700 रुपये की रेत 5000 रुपये में खरीद रहा हूँ तो मेरी सिविल सोसाइटी रिएक्ट क्यों नहीं करती, बात क्यों नहीं करती? हम क्यों नहीं पूछते डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग को? हम क्यों नहीं हाई कोर्ट के नोटिस में ये बात लाते कि सर मैंने 5000 रुपये में ट्राली ली है, जो ट्राली मुझे 700 रुपये मिलनी चाहिए? और क्यों नहीं डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग जम्मू कश्मीर के लीडिंग न्यूज़पेपर में रेट लिस्ट क्यों नहीं छापता? इस माइनिंग, जो माइनिंग मिनरल्स है हमारे, इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती, इसके ऊपर बात क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि ये हलवा मांडा जो है सभी मिलकर खा रहे हैं। मैं आपको साफ बात कहूँगा। और दूसरी बात, मैंने आपको पहले ही कहा, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट ही नहीं है। मालूम सभी को है, पुलिस को भी मालूम है, जियोलॉजी एंड माइनिंग को भी है, सिविल समाज को भी मालूम है। ठीक है, मेरे जेब में से 700 रुपये की चीज़ मैं 5000 रुपये में खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ घर में ड्राइंग रूम में बैठ के विवेक भाई बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस वक्त हम लोग 50 लोग, 100 लोग जिसे कहते हैं, हम सोशल मीडिया पे बेशक ओपिनियन बनाएं, ठीक है,
फिर उसके बाद जाके सरकार की जो है वो नींद खुलेगी कि ये हो क्या रहा है। और दूसरी बात, कई बार हमने कहा कि भाई कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे ये माइनिंग होती है। आप देखिए इस किस्म के हालात हैं कि पुलिस ऑफिसर्स को अटैक फेस करने पड़े हैं। यंग लड़के हैं 18-18 साल के, 20-20 लाख के, जो सारी रात ट्राली चलाते हैं। उनके अपने इश्यूज हैं। वो कहते हैं हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए हुए हैं, हमें 40-40 हज़ार रुपये महीने की किस्त निकालनी है, और अगर हम रात को 6 चक्कर नहीं रेत के लगाएंगे हमारे पैसे नहीं पूरे होंगे। सरकार को वो भी इशू एड्रेस करना है कि उन बच्चों की एस्पिरेशंस क्या हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, और आप माइनिंग को रेगुलेट कीजिए। लेकिन गैर कानूनी काम है, चाहे कुछ भी हो। मैं इसको कोई भी कवर पहनाने की, कोई भी कपड़ा, कोई भी लिबास पहनाने की कोशिश करूं विवेक भाई, वो जायज़ हो नहीं सकता। और बार बार ये बात हमने की है कि 700 रुपये की चीज़ 5,000 रुपये में। और अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा सांबा में भी कोई इशू बना था, डिप्टी कमिश्नर सांबा कुछ इंटरवेंशन कर रहे थे, लेकिन ये हर जगह ऐसा ही है। और एक आपने जम्मू में एक चीज़ देखी होगी, जम्मू की जनता को एक सोच, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके जो रिसोर्सेज थे, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, वो अब उनके हाथ में नहीं है। ठीक है, कोई शख्स पंजाब से, हरियाणा से, अब जब हम बात करते हैं कि नहीं एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, तो फिर तो अभी इन्होंने कहा कि जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें सिर्फ डोमिसाइल ही अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपसे बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कहता हूँ कि अगर यूपी से कोई लिकर का ट्रेडर आए और हाई कोर्ट में रिट करे कि भाई साहब ये सिर्फ वाई इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द डोमिसाइल्स, तो क्या जवाब देगी हमारी सरकार? आपने जो माइनिंग के ब्लॉक्स हैं वो तो आपने सबको दिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब लिकर पॉलिसी में आपने कहा कि वन शुड ओनली बी ए डोमिसाइल ऑफ JNK, तो क्या जो हरियाणा का रेजिडेंट है, राजस्थान का रेजिडेंट है, क्या वो ये नहीं कह सकता इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब ये भारतवर्ष का उतना ही प्यारा हिस्सा है जितना चंडीगढ़ है या दिल्ली स्टेट है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो इसमें बड़े सारे सवालात हैं। और दूसरी बात ये है कि सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को और केंद्रीय सरकार को, क्योंकि अब हम यहाँ पे पूरा कंट्रोल जो है वो केंद्र सरकार का है, ठीक है, ये चीज़ सोचनी चाहिए कि यहाँ पे रिसोर्सेज की ऑलरेडी कमी है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ पहले ही कम है, और जो लोग अपना कोई ना कोई रोज़गार चला रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते थे विवेक भाई, आपने बाय वन स्ट्रोक ऑफ पेन इंजीनियर्स के आपने उनको ख़त्म कर दिया। आप यहाँ पे जो फार्मासिस्ट के हमारे जो जिनको लाइसेंस दिए हुए थे हमारी पिछली सरकारों ने, आप उसको रिव्यू करने जा रहे हैं। आप देखिए कितने हज़ारों लोग जो हैं उससे बेरोज़गार हो जाएंगे। आपने रहबर तालीम स्कीम जो है वो ख़त्म कर दी। इसी तरह आप ओपनली कह रहे हैं कि भाई हमारे पास नौकरी नहीं है। एक तरफ से आप कहते हैं आपके पास नौकरियां नहीं हैं, दूसरी तरफ से आप कहते हैं कि जब जम्मू कश्मीर की बात है तो हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड फंड्स हैं। तो फिर यहाँ पे जो हालात हैं वो मुझे आपको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। शिखिल भाई, सवाल तो काफ़ी थे लेकिन समय की सीमा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह आपने कहा कि वेलफेयर स्टेट के तहत सरकार को काम करना चाहिए, वो नज़र कहीं भी नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं एक विरोधाभास, एक कंट्राडिक्शन सरकार के भीतर खुद ही नज़र आ रही है। चाहे हम वाइन ट्रेडर्स की बात करें, एक्साइज पॉलिसी की बात करें, सिद्रा में जो 29 रेस्टोरेंट्स और जो वहाँ पर होटल चल रहे थे, फास्ट फूड काउंटर्स वहाँ पर चल रहे थे, BSF CISF की बात करें, या फिर जो प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स की जो लिस्ट क्रैश हुई है, कहीं ना कहीं समाज में एक हल्की बेचैनी तो फील हो रही है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि सिविल सोसाइटी को इकट्ठे होकर आगे आना होगा, तब जाकर सरकार की ट्रांसपेरेंसी और भी बेहतर होगी, क्योंकि वो इस वक्त एक प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। आप हमारे साथ ऑन रिकॉर्ड के संग में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अप्रिशिएट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑन रिकॉर्ड के आज के संग में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।